Good morning, children. Today we are going to learn interior of the earth. Actually, ये बड़ा लेंदी चैप्टर है इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को, क्योंकि लंबा खींचेगा, इसलिए अलग अलग कई पार्ट्स में इसको मैं डाउनलोड करूँगा यूट्यूब पर। तो सबसे पहला पार्ट आज मैं पेश कर रहा हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसका, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज नाइदर एनी वन हैज़ नॉर एनी वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये सब लोगों को मालूम है कि पृथ्वी के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसलिए जो एविडेंस है, जो प्रमाण है, वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, वो सब इनडायरेक्ट सोर्स हैं। फिर भी इसके कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स हैं, जिससे पृथ्वी का अंतरतम कैसा है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, इसके बारे में हमको जानकारी हासिल होगी। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस operating in the interior of the earth. Exogenic as well as endogenic process are constantly shaping the landscape. तो पृथ्वी में जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जो इंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, ये प्रोसेस पृथ्वी को अलग अलग तरीके से बनाती और बिगाड़ती रहती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का शेप बनता बिगड़ता रहता है। और ये एक तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कैसा है। तो सोर्सेस क्या है पृथ्वी के इंटीरियर के, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी का बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है वो 6370 किलोमीटर है। कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता किसी भी तरीके से। तो जो भी सैंपल कलेक्ट हुए हैं, जो भी मटेरियल के सेंटर कलेक्ट हुए हैं ऐसी कंडीशन में, सारे जो भी हैं वो सब अनुमानों पर आधारित हैं, ठीक है ना। सब अनुमानों पर आधारित हैं। जैसे दो सोर्स की हमने बात की, एक डायरेक्ट सोर्स, दूसरे इनडायरेक्ट सोर्स। तो पहले हम, क्योंकि डायरेक्ट सोर्स बहुत छोटे हैं, बहुत थोड़े से हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं और बाद में इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करेंगे। तो डायरेक्ट सोर्स, ये नीचे जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये गोल्ड माइंस हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि गोल्ड माइंस इतनी ऐसी हों कि उसमें चारों तरफ सोना बिखरा हुआ हो और हम जितना चाहें उतना उठा लें। ये एक फर्जी है ना, आपको केवल दिखाने के लिए, केवल बताने के लिए। गोल्ड माइंस एक सोर्स है। द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक। सबसे पहली चीज़ जो है वो सरफेस रॉक है, चट्टानें हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि चट्टानें हैं तो पृथ्वी के अंदर भी इसी तरह की रॉक हो सकती हैं। और द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज़, जो हम माइनिंग एरियाज से, जो खदानों से प्राप्त करते हैं। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। तो जो सबसे गहरी खदान है वो है साउथ अफ्रीका में, सोने की खदान है, जहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर नीचे से सोना निकाला जाता है। गोइंग बियॉन्ड, इससे भी आगे अगर जाना हो, दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट एज दिस डेप्थ, क्योंकि यहाँ की गहराई में भी 3 से 4 किलोमीटर में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसको ऐसा समझ लो कि 32 मीटर नीचे जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो जब 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ेगा तो 32 किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा? तो 320 किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा, 3000 किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा और 6000 किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में नीचे जाना संभव नहीं है ना। साइंटिस्ट हैव टेकन अप ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन इन द क्रस्टल पोर्शन। तो पृथ्वी के अंदर इंटीरियर पार्ट में बहुत सारे डीपर पेनिट्रेट किए गए हैं, बहुत सारे ड्रिलिंग किए गए हैं, है ना। वो ड्रिलिंग कौन कौन से हुए हैं?
डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है एक, और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि पृथ्वी का अंदर कैसा है। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, ये साइबेरिया के पूर्वी भाग में है। कोला प्रायद्वीप रशिया का पार्ट है, आर्कटिक ओशन के पास है। सो फार रीच्ड ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की गई है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा गहराई पर नहीं गए हैं। जबकि अपन ने इसके पहले क्या देखा कि पृथ्वी का जो सेंटर है वो कितना है, 6300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो हमने ड्रिलिंग कितना किया है, केवल 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग की है। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम गए कितना नीचे हैं माइनिंग के थ्रू, 4 किलोमीटर, और ड्रिलिंग कितना की है, 12 किलोमीटर मैक्सिमम। इससे नीचे गहराई पर हम नहीं गए हैं। और इसके अलावा क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है, वल्केनिक इरप्शन फ्रॉम अनदर सोर्स फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वल्केनिक इरप्शन होता है जिससे मालूम पड़ता है, हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर, क्योंकि ये जो मैग्मा निकल रहा है ये मैग्मा लिक्विड टाइप का है, तो हो सकता है पृथ्वी के अंदर लिक्विड भी हो, है ना। व्हेन द मोल्टन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी की सतह पर आता है पिघला हुआ मैग्मा, ड्यूरिंग वल्केनिक इरप्शन इट बिकम अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, तभी वो हमारे लैब के एनालिसिस के लिए प्रभावी होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असरटेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा। अब ये मैग्मा की गहराई कितनी है भैया, 50 किलोमीटर है कि 100 किलोमीटर है कि 200 किलोमीटर है, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट सोर्स पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने डायरेक्ट सोर्सेज देखे, वो कौन से थे, खदानें थीं पहले सबसे ऊपर सरफेस पर जो चट्टानें थीं वो हैं। उसके बाद माइनिंग्स थी, खदानें थीं जैसे कि गोल्ड माइंस, और इसके अलावा डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो मैक्सिमम 12 किलोमीटर थे, और इसके अलावा वल्केनिक इरप्शन थे। तो उनकी गहराई हमको अभी नहीं मालूम है, ठीक है ना। दीज आर डायरेक्ट सोर्सेस। नाउ वी आर कमिंग टू इनडायरेक्ट सोर्सेस। कौन से अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि पृथ्वी का अंदरूनी भाग कैसा है, उसके बारे में जानने के लिए एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर indirectly provide information about the interior. We know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depth. जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ें लगातार बढ़ती जाती हैं। टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ऊपर जो रॉक है उनका प्रेशर भी निचली वाली रॉक पर पड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मोर it is also known that the density of the material also increase with depth. अब इसके साथ में डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, जो नीचे मटेरियल है वो मटेरियल भी लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। मटेरियल का घनत्व भी बढ़ता जाता है। Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure and the density of material at different depth. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या खोजा है कि डिफरेंट डेप्थ पर जाने पर, अलग अलग गहराई पर जाने पर तापमान भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। लेकिन ये तीनों चीज़ें, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, तीनों चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। अब ये नया एक और चीज़ है, ये है, आप लोगों ने देखा होगा टूटते हुए तारे। इनको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं मीटियोर्स। ये इनडायरेक्ट सोर्स का एक और प्रमाण है। Another source of information are the meteors that at times reach the earth, जो समय समय पर पृथ्वी पर आती हैं, है ना, टूटते हुए तारे। The material that become available for analysis for meteors is not from the interior of the earth. मतलब हमको जो भी मटेरियल प्राप्त हुए हैं इन मीटियोर्स से, ये मीटियोर्स कैसे हैं, बिल्कुल पृथ्वी के जैसे नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। The material and the structure observed in the matter are similar to the दैट ऑफ द अर्थ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मीटियोर्स पृथ्वी के जैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। द अदर इनडायरेक्ट सोर्स, और दूसरे कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ग्रेविटेशन, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी, जैसा कि ये न्यूटन दद्दा बैठे हुए हैं और ऊपर से सेब गिरा तो इनको मालूम पड़ा कि भैया पृथ्वी में तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे कोई भी चीज़ ऊपर फेंके तो वो नीचे की ओर आती है, ठीक है ना। ये न्यूटन का आपने लॉ देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है ना। और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी की चारों तरफ
मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों फील्ड्स हैं, जिससे मालूम पड़ता है पृथ्वी का अंदरूनी भाग कैसा हो सकता है। और सीज्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंपीय गतिविधियाँ। भूकंप से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है कि हम भूकंप के बारे में जानेंगे, ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, और भूकंपों के द्वारा किस तरह से पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है, ये कैसे हम जान सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक जब भी होता है, पृथ्वी में भूकंप जब आते हैं, तब उसमें से अलग अलग वेव्स निकलती हैं, और वो वेव्स डिफरेंट प्लेसेस में जाती हैं। तो उसकी हम डीप स्टडी आगे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा ग्रेविटी एनोमलीज, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें कौन कौन सी विसंगतियां हैं। ये ग्लोब इस बात को इंडिकेट करता है कि कहाँ कहाँ पर, अच्छा, सभी जगह पर एक जैसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की नहीं होती। भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम होती है और पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। वो इसलिए कि जो इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर की लेंथ लगभग 12,756 किलोमीटर है, और अगर पोलर रीजन की ऊपर से नीचे तक लेंथ अगर नापी जाए तो 12,713 किलोमीटर है। तो जो सेंटर है, सेंटर से पृथ्वी का जो सेंटर है, इस सेंटर से इसको पीछे जाते हैं जरा, सेंटर से जो पोलर रीजन है वो ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से अलग अलग जगह पर ये ग्रेविटी भी डिफरेंट है ना। तो मैग्नेटिक सर्वे में ये बात प्रूव भी हुई है कि डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह की ग्रेविटी हमारे यहाँ पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीज्मिक वेव्स या अर्थक्वेक, यानी भूकंप। तो भूकंप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम आज पहले पार्ट में शॉर्टकट में समझेंगे, और इसके बाद इसमें से कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं इसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक के बारे में आते हैं कि व्हाट आर अर्थक्वेक्स। द स्टडी ऑफ सीज्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। पृथ्वी की जो लेयर है वो कैसी है, इंटीरियर कैसा है, वो लेयर्ड है, यानी परतदार है। तो ये परतदार क्यों है, कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि जो सीज्मिक वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स होती हैं, वो इसकी जानकारी हमको देती हैं। एन अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या है, सिंपल वर्ड में अगर कहें तो पृथ्वी का हिलना, ठीक है ना। जैसे ये बिल्डिंग का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक है ना। इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि अर्थक्वेक जब भी आता है तब फिर एनर्जी रिलीज होती है पृथ्वी के अंदर से, चट्टानों के बीच में से एनर्जी, उसके अंदर जो एनर्जी इकट्ठा है बहुत लंबे समय से, जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था, उस प्रेशर की वजह से बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होती रहती है। जैसे तुम लोगों को बहुत कोई गुस्सा दिला रहा होता है लेकिन नहीं आता, गुस्सा इकट्ठा करते रहते हो, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है। उसी तरह से ऊपर से जो चट्टानों के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है लगातार, उसके अंदर एनर्जी इकट्ठा होती रहती है, विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और उसमें से जब एनर्जी रिलीज होती है, भूकंप की एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें से वेव्स निकलती हैं, और वो वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में सभी तरफ जाती हैं। वाई डज द अर्थ शेक, पृथ्वी हिलती क्यों है अर्थक्वेक के दौरान, क्योंकि द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलॉन्ग ए फॉल्ट, क्योंकि एक फॉल्ट होता है, एक दरार पड़ती है, और उस दरार के आसपास एनर्जी इकट्ठा होती है और वो एनर्जी रिलीज होती है। ए फॉल्ट इज़ ए शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। तो फॉल्ट क्या होता है, दरार क्या होती है, ए शार्प ब्रेक होता है, एक बहुत तीखा टुकड़ा, तीखा क्या बोलेंगे उसको, दो पत्थरों के बीच में जो ब्रेक आ जाता है, वो क्रिस्टल रॉक में, क्रस्ट की रॉक में। रॉक अलॉन्ग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जब उसमें फॉल्ट आता है किसी भी रॉक पर, तो वो दोनों चट्टानें जो बनती हैं, एक चट्टान से एक चट्टान के बीच में फॉल्ट पड़ा, उस फॉल्ट पड़ने से दरार पड़ी, वो दरार जब उन चट्टान को तोड़ती है तो चट्टानें दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा प्रेस दैम, जो ऊपर वाली जो रॉक का स्ट्राटा यानी परत होती है वो प्रेशर डालती है। द फ्रिक्शन रॉक दैम टुगेदर, और उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट
एट सेम सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि वो फ्रिक्शन जो होता है ना, जहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा होता है वो दोनों चट्टानों को जोड़ के रखता है, लेकिन जब वो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो चट्टानें दोनों टूट जाती हैं। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली। और इस तरह से उन दोनों चट्टानों के बीच में जो दरार पड़ी थी वो दरार पहले तो इन दोनों को जोड़ के रखती है, लेकिन जब उस दरार में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो दोनों रॉक एक्चुअली दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। दिस कॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी उस फॉल्ट के आसपास जो इकट्ठा रहती है वो रिलीज होती है। एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, और वो जो एनर्जी वेव्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन एपीसेंटर। तो जिस पॉइंट से ये एनर्जी रिलीज हुई है उस पॉइंट को कहते हैं एपीसेंटर, सॉरी फोकस कहते हैं, अर्थक्वेक का फोकस कहते हैं। जहाँ से भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जिस पॉइंट से भी अर्थक्वेक पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है धरती के अंदर, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी हम कह सकते हैं। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस, और जो एनर्जी वेव्स हैं वो वहाँ से निकलती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में सरफेस तक पहुँचती हैं। द पॉइंट ऑफ द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। तो जो सरफेस के सबसे नज़दीक का जो फोकस से जो एनर्जी रिलीज़ हुई और सबसे पहले सरफेस पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर, उस पॉइंट को। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, जहाँ पर सबसे पहले सरफेस पर वेव का एक्सपीरियंस होता है उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। इट इज़ ए पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है। अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो कैसे होगा, शो करता हूँ मैं कि ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर फॉल्ट पड़ा था और इस फॉल्ट की वजह से ये एक्स वाला जो पॉइंट है इसके सेंटर में यहाँ पर फोकस होगा, और ये फोकस से वेव्स जब सबसे ऊपर आएंगी सरफेस पर तो यहाँ पर ई फॉर एपी सेंटर, यहाँ पर एपी सेंटर होगा सतह पर, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इसी एपी सेंटर पर होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अब अर्थक्वेक वेव्स हैं, इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और इसलिए वीडियो भी लंबा बनेगा। इसलिए अभी तक के लिए इतना ही, जिसमें आप लोगों ने सोर्स ऑफ एविडेंस देखे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, जिसमें डायरेक्ट सोर्स थे और इनडायरेक्ट सोर्स थे। अब इनडायरेक्ट सोर्स में जो अर्थक्वेक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है ना, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।